चलो कोई नहीं, सो स्टार्ट करते हैं अपना, जिस प्रिंसिपल का नाम है क्या, अबाउट प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या बताता है हमें, सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के फीलिंग को समझाता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं। तो अबाउट प्रिंसिपल ने ये कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिटल्स में भरेंगे तो लेसर एनर्जी टू हाई एनर्जी भरेंगे। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स fill in that orbit which has lesser energy। कि पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरेगा जिस ऑर्बिटल का, जिस सबसेल का एनर्जी क्या हो, कम। अब एनर्जी को कैसे डिनोट कर, कैसे देखते हैं सर, कि कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो देखो, जब हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस देखते थे ना, तो उसमें बोर ऑर्बिटल में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस देखते थे तो उसमें हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, yes or no? This is valid only for, but for multiple electron system the energy will be seen as n plus l value। कैसे देखेंगे हम लोग एनर्जी को, n प्लस l वैल्यू से। जिसकी n प्लस l वैल्यू कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसकी n प्लस l वैल्यू ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। पूछता है कि विच ऑर्बिटल हैविंग अ मिनिमम एनर्जी, विच ऑर्बिटल हैज अ मैक्सिमम एनर्जी। तो एनर्जी कैसे देखते हैं ऑर्बिटल्स का, n प्लस l वैल्यू से। n क्या सिग्निफाई करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या सिग्निफाई करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो n प्लस l वैल्यू से सर कैसे देखें, सबसे पहले तो मैं वो ऑर्डर बता देता हूं एनर्जी का, फिर मैं ये भी बता दूंगा कि ये एनर्जी का ऑर्डर आया कैसे। ठीक है, जो ऑर्डर होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। सो दिस इज द मैनर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी मैनर में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, किसमें, ऑर्बिटल्स में। क्यों ऐसा ही हुआ, इसको समझते हैं। ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, और 5p के बाद 6s। तो मतलब ये ऐसे ही होता है। इसको मैं अगर ऐसे अरेंज करके लिख दूं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है, 4p 5s, ऐसे चलते जाओ अपना। ठीक है, अब जरा सबकी इंडिविजुअली n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट करिए आप लोग। एक कुछ केसेस में डिस्टर्ब भी होगा। डिस्टर्ब कहने का मतलब कि मान लीजिए n प्लस l वैल्यू सेम आ गई, n प्लस l वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो क्या करेंगे उस केस में, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी। इफ, लिख लो ना नोट करके, यहां पे मैं लिखवा दे रहा हूं ऐसे, तो इफ n प्लस l वैल्यू is same, then orbital
which has less value of n that have a less energy, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। क्लियर है इतना, पक्का। अब जरा इसको इंडिविजुअली देखो। 1s के लिए जरा n प्लस एल, n क्या है, ये तो n, तो 1, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। 1 प्लस 0 कितना आया, 1। 2s के लिए कैलकुलेट करना, 2 प्लस 0। तो देखो 1 कम है, n प्लस एल वैल्यू किसकी कम है, 1s की, और n प्लस एल वैल्यू किसकी ज्यादा है, 2s की, तो इसीलिए 1s क्या है, पहले आया। क्लियर हो रहा है। अच्छा जरा ये एक केस देखना, 3p 4s। 3p के लिए n प्लस एल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 1 कितनी आ गई, 4। 4s के लिए n प्लस एल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 0 कितनी आ गई, तो इसकी n प्लस एल वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो इन दोनों की अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब क्या, कि अब हम उस सबसेल को देखेंगे जिसका n का वैल्यू क्या है, कम। तो किसका कम है, 3p या 4s, 3p, दैट्स व्हाई उसको हम लोगों ने पहले लिखा है। हरी बात समझ में, क्लियर है। अबाउट में समझ में आया क्या कहा था, कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल भरेंगे। क्लियर है। बीच में अगर सेम हो जाता है एनर्जी तो वो देखेंगे कि किसकी n की वैल्यू कम है। क्लियर है, नोट करिए इसको जल्दी से जल्दी, अभी दूंगा क्वेश्चंस में। हो गया, कर लिया नोट आप लोगों ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब मानिए जैसे आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए z इक्वल्स टू दिया है 26, यानी क्या, आयरन। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद हो आप लोगों को, मिनिमम 30 तक तो याद ही रखना आपको, ठीक है। अगर मैं इसका अब लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका भी ऑर्डर मैंने देखिए आपको पीछे बता दिया एक तरीके से, ये सेम ही होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4a 5s। जब भी याद ना हो इस तरीके से लिख लीजिएगा, क्रॉस एरोस देते रहना, और जिस जिस ऑर्डर में एरोस आते रहे उस ऑर्डर में लिखते जाना। वैसे तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि ये याद ही हो जाए, फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। इसको अब हम लोग थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, 4s2 3d6 स्टाइल में थोड़ा सा ना, आर्गन 4s2 3d6 या 3d6 4s2, जो भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, ये भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? तो ये तीनों के ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड all values of 4 quantum numbers for last electron, find all values of 4 quantum number for last electron। अब सर यहां पे तो मुझे दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, यहां पे दिख रहा है आपको कि एस में जा रहा है, बट एक्चुअल में ऑर्डर है क्या, देखिए 4s पहले आ रहा है कि 3d, 4s। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एस से।
कहां से निकलेगा? एस से। ये ध्यान रखना, क्यों, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है अभी? यहां पे डी में। कहां एंटर कर रहा है? डी में। यानी कि आपको ये 3D के लिए चारों वैल्यूज, क्वांटम नंबर के चारों क्वांटम नंबर पूछा आपसे। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए क्या हो जाएगा? 3। एल एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसके लिए क्या हो जाएगा? डी के लिए क्या होता है? 2। और अगर L2 है तो M क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, +1 और +2, ये 5। और S की वैल्यू तो पता ही है, या तो +12 या तो -1। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अरे हाँ कि ना? अब देखो, मान लो तुम्हें अगर ऐसा दिया हो, एक और एलिमेंट लेता हूं मैं, Mn, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहां पे इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है यार, नीचे लिख लो थोड़ा सा। s2, 2s2, p6, 3s2, 3p6, 4s2, 25। कितना होता है एटॉमिक नंबर Mn का? 25। तो ये आएगा, जरा देखना मैंने सही लिखा है या गलत। बोलो, डाउट में क्यों हो? सही तो है, इसमें भी इतना सोचना पड़ रहा है। चलो देखो, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर्गन, यहां तक हो जाएगा ना, 18 तक क्या आता है? आर्गन। और 4s2, 3d। अच्छा, ये सिग्निफाई करने का मतलब सर हर में आर्गन से ही करेंगे? नहीं, नियरेस्ट नोबल गैस है। मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम को क्या मैं क्या लिख सकता हूं? नियोन और जो भी आएगा उसके साथ। समझ में आ रहा है? तो नोबल गैस का आप याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, उसके लिए मैजिकल नंबर है वो मैं पीरियोडिक टेबल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इसको नोट कर लो पहले तो, क्योंकि आगे अभी एक चीज अच्छा डिस्कस होने वाला है। जल्दी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना? पेपर में एक दो बार आप लोग ऐसा क्वेश्चंस भी जब पीवाईक्यूज करोगे तो आपको मिलेगा कि बताएगा कि कोई भी दिया हुआ है क्वेश्चन एक, और बोलेगा ये कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, ठीक है ना? लेट सपोज जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में इधर उधर भर दिया, कैसे ही भर दिया, बोलेगा कि ये कौन से हमारे प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, कौन से रूल को वायलेट कर रहा है। ऑप्शंस में दे दिया अबाउ प्रिंसिपल, है ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक और आगे पढ़ना है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके स्टेटमेंट्स भी ध्यान रखने हैं साथ ही साथ। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है ये समझना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। होता ये है, कहता ये कि नो, इसको पहले समझ लो कि कभी भी एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं, और दोनों कैसे होंगे? अपोजिट स्पिन के। कैसे होंगे? अपोजिट स्पिन के। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते हैं। समझ पा रहे हो? क्लियर है? इसको ऐसे भी लिखते हैं कि नॉट, मतलब कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन भरता है ऑर्बिटल में तो उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरता है तो
तो उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक एलिमेंट आया लिथियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 3, तो आ जाएगा क्या 1s2 और 2p, सॉरी 1s2 2s1, यही तो आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा 1s2 2s1, यानी एक में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरे में ये। क्लियर है? अब देखो जरा इसके लिए हम लोग इस दो इलेक्ट्रॉन से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारा क्वांटम नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए भाई? इसके लिए कितनी हो जाएगी 1, इसके लिए भी 1। l की वैल्यू इसके लिए कितना 0, इसके लिए भी कितना 0। m की वैल्यू इसके लिए 0, m की वैल्यू इसके लिए 0। सर सेम तो आ रहा है, बट अगर तीनों सेम है तो s तो डिफरेंट आएगा ही। क्यों सर? या तो अगर ये प्लस हाफ हो गया तो इसके लिए s क्या हो जाएगा माइनस हाफ। दोनों सेम नहीं हो सकता है। देखो जरा चारों क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं क्या? नहीं ना। तो समझ में आ रहा है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है एक किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको स्टेटमेंट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, लिख लो, मैं बोल रहा हूं। लिखो नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, लिख ही देता हूं भाई, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम, have all four quantum numbers same। क्लियर है? ठीक है, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो, मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons in an orbital is what 2, और ये लिख लेना ब्रैकेट में विथ अपोजिट स्पिन। विथ अपोजिट स्पिन। क्लियर है ना? समझ में आया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या कहना चाह रहा है? लिखिए इसको जल्द से जल्द। हो गया डन? बड़े आगे चलिए नेक्स्ट लिखिए, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है ये? पहले इसको समझ लो, फिर इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देख लेंगे हम लोग। हुंड्स रूल ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में भरता है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल को मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना मिल जाए। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स भरते वक्त ऑर्बिटल्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना मिल जाए। इसको पहले लिख लो, अब लिख लो कि while filling of electrons, कहां पे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं? इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है सर? इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो while filling of electrons in degenerate orbitals, pairing
won't takes place, pairing won't takes place until or unless each orbital will get one unpaired electron. Each orbital will get one unpaired electron. लिखिए इसको। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को समझते हैं। सर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है? जैसे मान लो मेरे को पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स को भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 3 पी ऑर्बिटल में। तो कैसे भरेंगे? ये और ये। ठीक है, तो इक्वल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं हम लोग? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इक्वल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं हम लोग? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना, ये हमेशा किस में भरेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। वैसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, विथ सिमिलर एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भर रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन को ही भरना और मैं ऐसे भर रहा हूं, तो क्या ये सही है? नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? पहली बात तो क्या करना है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स में होने चाहिए, तभी जाके, मतलब पहले एक करके पूरा भरेंगे फिर वापस से उठ के आएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी कुछ भी भर रहे हैं। ठीक है, मान लो तुमको पी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 5। तो कैसे भरोगे? अब देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, सही है। अरे देखो यार, बोर्ड पे देखो सब लोग, सही है? सही है? ये गलत है। कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी तो वायलेशन कर रहा है। क्या ये समझ में आया? अपोजिट स्पिन के ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक ऑर्बिटल में, सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन भी नहीं चलेगा। ठीक है सर, समझ गए। तो सर एक काम करते हैं, ऐसे भर देते हैं सर। बताओ अब सही है? गलत है? सही है? तो फिर वेरी गुड, ये भी गलत है। कैसे सही है भाई ये देखना। अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है दिक्कत कहां आ रही है तुम लोग। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड, गिव मी 2 मिनट्स।
चलो बताओ इसमें से कौन कौन सा सही है। एक सेकंड रुको। पहला सही है या गलत है? गलत है। दूसरा सही है गलत है भाई? क्यों गलत है समझ में आ रहा है? स्पिन क्या है? सेम है। ये पैरेलल एंड अपोजिट स्पिन कह लो, पैरेलल एंड अपोजिट स्पिन। हाँ बताओ ये क्या है, सही है गलत है? हाँ, स्पिन अपोजिट कहां है बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम हो गया ना। देखो ये भी किधर है? लेफ्ट साइड। ये भी किधर है? लेफ्ट साइड। समझ में आया? ये बताओ। हाँ सही है। ये बोलो बोलो, वही तो मैं कह रहा हूं, सही भी हो सकता है। बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम। अरे बता भाई, चल तू बता भाई, बता। सही है ना? अरे दूसरों की मत सुनो यार, हो सकता है वो लोग गलत हो। तुम बताओ अपने मन से क्या लग रहा है तुमको। ये है सही है ये, तो ये सही है भाई हैं? ये भी गलत है। क्यों गलत है? जरा दोनों का डायरेक्शन देखना है। ओ क्या बात है, ये जरा बताना फिर। हमेशा पैरेलल और अपोजिट स्पिन ही होने चाहिए। स्पिन सेम हो गया, स्पिन क्या हो गया? एक का प्लस हाफ लिखोगे तो दूसरे का भी क्या लिखना पड़ेगा इसमें? प्लस हाफ। या माइनस हाफ लिखोगे तो माइनस हाफ ही। दोनों का एरो एक साइड पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब समझ में आएगा पक्का? दू मैं बताओगे आंसर? मान लो डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 7। कितने होते हैं? और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। शकल कैसे बना लेते हो ना तुम लोग, सर पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने। चलो देखो इधर, बताओ। गलत है? अच्छा जी, ठीक है फिर अब बताओ। अब बताओ ये क्या, गलत है सही है? पक्का? तो क्या होगा? ऐसे होना चाहिए, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे ही तो होना चाहिए हैं? इसको तो गलत नहीं कर रहा है कोई? बता दो यार, पक्का ना? चलो ठीक, लिख लो। हाँ बोलो। हाँ, स्पिन भी सबका सेम रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ऐसा भर के और दूसरा ऐसे भर दे रहा है दूसरे ऑर्बिटल में। ठीक है, सेम ऑर्बिटल में बिल्कुल कर सकते हो पैरेलल एंड अपोजिट स्पिन। ऐसा नहीं कि पहले ऑर्बिटल में ऐसे, फिर ऐसे चलते जा रहे लास्ट में आके ऐसे कर दिए। लिख लो। ये इधर वाला नोट कर लिया था, ये वाला नोट कर लिया था ना सबने? हाँ ओके, नोट डाउन करिए। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, करना जरा इसको। 4 कार्बन, 4 कार्बन है ये, यानी कि क्या जेड की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? 6। ठीक है,
अब Z6 के लिए क्या आएगा 1s2 2s2 2p, ठीक है, ये मैं नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन ये है कि ये कौन से रूल को वायलेट कर रहा है, कौन से रूल को वायलेट कर रहा है। पहला ऑप्शन अबाउस प्रिंसिपल, दूसरा ऑप्शन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और चौथा ऑल दी अबव। एक और ऑप्शन दे दूं, नन ऑफ दिस। चलो बताओ क्या होगा राइट आंसर है, ए और सी, ठीक है, यानी कि अबाउस प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। एनी वन, कोई और, सिर्फ सी, ठीक है। तो बहुत लोग कह रहे हैं सिर्फ हुंड्स रूल वायलेट कर रहा है, ठीक है। और हाँ, बी और सी, तो पॉलिस भी वायलेट कर रहा है, ठीक है। और अच्छा, तो आपको ऑल ऑफ दी अबव कर दिया जाए। देखो आंसर यही होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अबाउ प्रिंसिपल कैसे वायलेट कर रहा है? अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरेंगे, तो जरा देखो तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे पूरा फिल होना चाहिए ना, अरे हाँ कि ना, पहले इलेक्ट्रॉन को यहां पे पूरा फिल होना चाहिए था, तब जाना चाहिए था इस ऑर्बिटल में। तो पहला वायलेशन तो क्लियर हो गया, किसका होगा, अबाउ प्रिंसिपल का, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विथ अपोजिट स्पिन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है, बोलो नहीं है, तो इसका ही वायलेशन। तीसरा हुंड्स रूल, वो तो दिख रहा है सबको, क्या, सबसे पहले पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन्स ना मिल जाए। यहां पे पेयरिंग कर दिया है, जबकि खाली है, तो समझ में आ रहा है आंसर क्या, पॉलीज वाला नहीं आया समझ में। अरे भाई पॉलीज ये कहता है ना, क्या कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि पैरेलल और अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में होने चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन है इधर, तो यहां पे एक ऐसे आना चाहिए था ना, लेकिन ये तो नहीं आया, समझ में आ रहा है, लिखो। अच्छा मान लो, चलो सॉरी, इसको ऐसे मान लो, तो ये फिर पॉलिश का वायलेशन हो जाएगा। अब हो गया पॉलिश का वायलेशन है, ठीक है। चलो सॉरी माय मिस्टेक, लिख लो। ठीक है, एक और लिखो जरा, 4Z = 7, यानी नाइट्रोजन के लिए। चलो बताओ कौन कौन से रूल को वायलेट कर रहा है, यही सेम ऑप्शंस है, सेम ऑप्शंस है, बताओ किसको, ऑल ऑफ द अबव, फिर सोच लो। बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीज और हुंड्स रूल ऑफ मैक्स, ठीक है। और कोई, हाँ भाई
सो इसका आंसर होगा पॉलीज प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सवेल, यही दो प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, अब बाउ प्रिंसिपल को ये वॉलेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला ऑर्बिटल खाली नहीं था। क्लियर है? ये देखो सेम स्पिन और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पेयरिंग पहले ही कर दिए इसने। ठीक है, डन है, चलिए कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं, एक टॉपिक लिखिए, एक्सेप्शन ऑफ बाउस प्रिंसिपल। एक्सेप्शन ऑफ बाउस प्रिंसिपल, वो एक्सेप्शन दो एलिमेंट में शो होता है। कौन कौन सा? एक क्रोमियम, दूसरा कॉपर। क्यों सर? क्रोमियम एटॉमिक नंबर बताओ 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। अगर मैं बात करूं इसकी तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। क्यों? जरा देखो, मैं ये लास्ट के आउटर मोस्ट सेल्स के पकड़ता हूं इसको, तो 4s2 और D में 4, 1 2 3 4 5, और इधर भी 4s2 और D में 9, 2 3 4 5। ठीक है, यही होगा। बट एक्चुअल में ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जंप करके यहां पहुंच जाता है, और यहां से भी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप करके यहां पहुंच जाता है। तो जब ये उधर आगे जाएगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसा दिखेगा आपको? 4s1 3d5। और यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा दिखेगा? 4s1 3d10। सर एक्सेप्शन ऐसे होगा? नहीं, इसका रीजन है, इसके दो रीजन है। सबसे पहले तो आता है सिमेट्री। क्या आता है? सिमेट्री। किसी भी कंपाउंड को ना सिमेट्री ज्यादा स्टेबल बनाता है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो कंपाउंड सिमेट्रिकल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो कंपाउंड्स का सिमेट्री, जिसमें सिमेट्री ज्यादा वो स्टेबिलिटी भी उसका ज्यादा। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो किसकी सिमेट्री ज्यादा आएगी? इसकी और इसमें से। D10 को यहां पे बनाइएगा, 4s1 और D10, 1 2 3 4 5। बताइए जरा, इन दोनों में से सिमेट्री किसमें अच्छा लिख रही है? क्लियर है? तो पहला तो हो गया रीजन क्या कि सिमेट्री की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा रीजन क्या है सर? दूसरा रीजन ये है कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने ज्यादा होते हैं उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होती है। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है यानी कि कंपाउंड कैसा हो रहा है? स्टेबल। कैसा हो रहा है? स्टेबल। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या सर? जरा देखो, इसमें कितने एक्सचेंज हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन को? 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखो, ये तो है नहीं, तो यहीं पे होगा 1 2 3। आ रही बात समझ में? तो नंबर ऑफ एक्सचेंज जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होता है वो जितना ज्यादा होता है उसमें एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होती है। और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। तो ये दो रीजंस है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा खुद से कि पहला हो गया सिमेट्री ड्यू टू सिमेट्री, और दूसरा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीजन लिख लीजिएगा।
पहला ड्यू टू सिमेट्री, दूसरा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस टुक्स प्लेस या एक्सचेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। लिख लीजिए। ठीक है, डन है, हो गया। चले फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं लोग। डिनोट करते हैं म्यू से। पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने, है भाई। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एक्चुअली, इससे मतलब ये क्या होता है, थोड़ा इसको अगर हम लोग समझें। आज तक बस रटते आए हैं कि सर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है सर, तो हमें फॉर्मूला तो याद ही है सर, तो सर n इंटू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 कर देना है, और यही होता है बोर मैग्नेट्रॉन में। अरे हाँ कि ना, यही रटे। बट ये एक्चुअली आता कहां से, क्यों आता है, होता क्या है, ये अभी आज समझेंगे हम लोग। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये उसका ऑर्बिट है, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन बढ़िया से बैठा हुआ है, रोटेट कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है इस ऑर्बिट में, तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट। उसकी वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताता है, हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। क्या बताता है मैग्नेटिक मोमेंट, हम लोग क्या पता करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन से क्या पता चलता है, जैसे जिस भी कंपाउंड का नेचर पता चलता है इससे कि कंपाउंड कैसा है, डायामैग्नेटिक कंपाउंड है या पैरामैग्नेटिक। सर अब ये डाया पैरा क्या है ये भी बताऊंगा मैं अभी। कहने का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के तरफ वो कोई कंपाउंड मूव कर गया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर कोई कंपाउंड मूव कर गया, तो यानी वो कंपाउंड क्या करे, अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और अगर नहीं हुआ तो यानी रिपेल टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन से पता चलता है कि कंपाउंड का नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ऐसे भी कैलकुलेट करके बता सकते हो आप, n की वैल्यू कैलकुलेट करके, है ना। ये समझो, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 होता है इफ n इक्वल्स टू 0, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या सिग्निफाई करता है यहां पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वैसा कंपाउंड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, उस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। तो इफ n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 मतलब क्या कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर। इफ n नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि म्यू की कुछ एक अपनी वैल्यू आएगी, उस केस में कंपाउंड क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये तो चलो सर देख के पता चल जाएगा, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे इनकी वैल्यू, या जैसे भी। कहीं कहीं क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है ना कि कंपाउंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो लाइन लिखा ना कि कंपाउंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, यही तुमको बता दिया कि वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तुमको वहां पे म्यू की वैल्यू नहीं दिया है, तुमको क्या दे दिया है, सिर्फ कि कंपाउंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। यहीं से पता चल जाएगा आपको कि कंपाउंड क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। वो कैसे पता चलेगा, पहले इसको लिखिए, फिर वो भी बताता हूं स्टेटमेंट्स फॉर्म में।
लिख लिया? देखिए अब लिख लो यहां पे नोट करके, इफ कंपाउंड इज attracted towards magnetic field, then it is paramagnetic. कैसा है वो कंपाउंड? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है. एंड इफ कंपाउंड इज रिपेल्ड या फिर डज नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज डायमैग्नेटिक. देखो बात सिंपल है, अट्रैक्शन तभी आता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अट्रैक्शंस तभी आता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो अट्रैक्शन भी नहीं आएगा. तो लिख लो इसको नोट करके. ठीक है, एक म्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेट म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Fe+2 एंड Fe+3. Fe+2 एंड Fe+3. अब उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना है आप लोगों को? Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 26. तो क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d6, यही होगा. Fe+2 और Fe+3 कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया आयरन? 2. यहां पे 3. तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सबसे पहले कहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे? एस से. तो क्या बचेगा? आर्गन 3d6. छह इलेक्ट्रॉन्स भरने, भर दो. यही होगा क्या? +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन. 3 इलेक्ट्रॉन यानी 2 तो एस से निकलेगा और एक कहां से निकलेगा? डी से. तो क्या बचेगा भाई? आर्गन 3d5 यानी डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है? अरे बोलो, इसके लिए म्यू कितनी होगी? √n×n+2 का फॉर्मूला लगाओ. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. 4 × 4+2 √24 बोर मैग्नेट्रॉन. ओके, ये म्यू की वैल्यू इसके लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 5. तो √5 × 5+2 कितना हो जाएगा? √35 बोर मैग्नेट्रॉन. ठीक है. अच्छा मान लो कभी कभी क्या करता है ना, तुमको म्यू की वैल्यू पहले से दी हुई, मान लो 5.35 बोर मैग्नेट्रॉन दिया हुआ, इतना गिवन है पहले से. अब तुमको पता करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ये जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, यही उतना ही होता है. तुम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को छोड़ दो. अगर 5.35 है तो डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें? 5. अगर मान लो वैल्यू है 3.278 बोर मैग्नेट्रॉन और पूछ दे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ, डायरेक्ट म्यू की वैल्यू दी हुई है. तो वैसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से म्यू की वैल्यू निकालते हो ना, म्यू की वैल्यू देके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ दे तो यहां पे क्या बोलोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ठीक है, ये इतना मान लिया जाता है अप्रोक्सीमेट. वही होता है जो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना जो डिजिट्स का, वही. ठीक है, 3. क्लियर है? अरे हाँ कि ना? चलो ठीक है, लिख लो. हाँ, सो आज लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा इस चैप्टर का, है ना. सो वो उसको खत्म करते हैं. जिसका नाम है
वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। अब इसको हम लोग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। कहां से आया ये, कैसे आया, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हुआ क्या था, सबसे पहले जो ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, सबसे पहले बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को दर्शाया था, पोजीशन बता दिया था, वेलोसिटी वगैरह ये सारी चीजें बताई थी। तो उसके बाद डी ब्रॉगली ने आया, डी ब्रॉगली ने आके क्या बोला कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वेव की तरह भी ट्रैवल करता है एटम में, और जब वो वेव की तरह ट्रैवल करता है मान लीजिए, तो उसके साथ जितने ऑर्बिट में वो ट्रैवल करेगा वो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगा। जिस ऑर्बिट में वो ट्रैवल कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट में एक अपना वेव एसोसिएट करके रखेगा। अरे हाँ कि ना, यही थी डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। उसके बाद फिर हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी रोल आया इसमें। तो वहां से फिर स्क्रोडिंजर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं, मतलब दोनों टाइप्स के नेचर शो करते हैं। सिर्फ पार्टिकल या सिर्फ वेव नेचर शो नहीं करता है, दोनों शो कर सकता है। क्लियर है? तो बेसिकली जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन था हमारा वो क्या था, डेल स्क्वायर साई, साई क्या है, साई इज अ वेव फंक्शन। साई क्या है, इट इज अ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनी वेव। ठीक है, साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन में एच साई इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। अब ये वेव क्या बताता है वो समझेंगे, मतलब ये इक्वेशन क्या बताने की कोशिश करता है वो भी समझेंगे, बट पहले हम इस थोड़ा साई के बारे में समझते हैं। साई है क्या? इट इज अ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी वेव, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी वेव। और एक आता है टर्म साई स्क्वायर, मतलब मॉड साई का होल स्क्वायर। इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर किस चीज का? ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? साई स्क्वायर। क्लियर है कि इट इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब हाई रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर है? अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है कहीं पे 20%, लेट्स सपोज जितने भी टाइम में वो घूम रहा है, कहीं पे 20% पार्ट रहा, कहीं पे 30%, कहीं पे 90, तो जहां पे 90% से ज्यादा हो या 90% सबसे ज्यादा रहे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, उसी को क्या कहते हैं? साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्लियर है? ठीक है, लिखिए, जल्दी लिख लिया। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कि ये जो हमारा इक्वेशन है स्क्रोडिंजर्स का, जो वेव इक्वेशन है, ये क्या बताता है? स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन की बताता है, बिल्कुल लोकेशन बताएगा कि वो एक्स वाई और जेड एक्सिस में है कहां। एक्स वाई और जेड एक्सिस में मतलब सर कि मतलब जो साई है इसको हम लोग ऐसे भी नोट करते हैं, साई एक्स वाई जेड को लिख सकते हैं किसके टर्म्स में? आर, थीटा और फाई, एंगल के टर्म्स में। ये तो हो गया लोकेशन साइड वाइज, ये किसके वाइज हो गया? एंगल वाइज, आर फाई एंड थीटा। आर इज अ डिस्टेंस, ओके, थीटा एंड फाई आर एंगल्स। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का एक्स वाई और जेड प्लेन मतलब 3 डायमेंशनल में उसका क्या लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा ये। क्लियर है? आर फाई एंड थीटा। जैसे मान लो ये कोई एक एक्स वाई, ठीक है, और
ऐसे मान लो ये हो गया जेड प्लेन, एक्स वाई और जेड प्लेन है कोई, ठीक है। और मान लो कि यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो लेट सपोज, तो ये मान लो कि यहां से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये जो एंगल होगा ना इसको कहेंगे फाई, और ये जो एंगल होगा ये, ठीक है, इस आर को कैसे लिखूंगा, ये होगा एंगल थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं? ये जो एंगल होगा नीचे वाला इसको क्या कहेंगे फाई, और ये जो ऊपर वाला एंगल है इसको क्या कहेंगे थीटा, और ये हो गया आर डिस्टेंस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हो गया? चलिए बना लिया ना। अब इस साई को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो साई है ना हमारा, आर थीटा और फाई, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक साथ एक बार साई को आर के साथ, प्लस में एक बार साई को थीटा और फाई के साथ। दिस इज नोन एज रेडियल फंक्शन ऑफ वेव। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल फंक्शन ऑफ वेव, ठीक है। कितने रेडियस पे है ना, दैट्स वाई इसको रेडियल फंक्शन। और दिस इज नोन एज एंगुलर फंक्शन ऑफ वेव। एंगुलर फंक्शन ऑफ वेव की जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने एंगल पे है, समझ में? तो रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन। अब यहीं से दो टर्म निकल के आता है, एक होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड, और एक होता है एंगुलर नोड। अब रेडियल नोड और एंगुलर नोड को समझने से पहले हम लोग नोड को समझते हैं कि व्हाट इज नोड। नोड कह लो, नोडल प्लेन कह लो, सब एक ही होता है। क्लियर है? सो नोड उस एरिया को बोला जाता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इज टोटली जीरो। नोडल प्लेन वही क्या हो जाएगा कि द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साई मॉड साई का होल स्क्वायर जब क्या हो जाए जीरो के इक्वल, तो उस पार्ट को क्या कहेंगे नोड। समझ में आ रहा है? क्योंकि साई क्या है, साई स्क्वायर क्या होता है, जहां पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो हाईएस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो हाईएस्ट, उसको साई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, यानी क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए उस पॉइंट पे जीरो। ये वाला टर्म याद रखना। इस एक टर्म को बस याद रखने से 2023 मेंस के क्वेश्चंस, 2024 मेंस के क्वेश्चंस बन जाएंगे तुमसे, ठीक है। कैसे भी कराऊंगा। तो ये क्लियर हो गया नोड क्या होता है। अब आते हैं कि रेडियल नोड क्या होता है, ठीक है। रेडियल नोड उस नोड को कहते हैं जहां पे मतलब रेडियस पे, किसी एक पार्टिकुलर रेडियस पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जीरो, ठीक है। किसी एक पार्टिकुलर रेडियस पे क्या हो जीरो, ठीक है। तो जो रेडियल नोड की वैल्यू होती है वो क्या होती है n माइनस एल माइनस वन, और जो एंगुलर नोड की वैल्यू होती है वो क्या होती है n माइनस वन, सॉरी एल। ओके, रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है n माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है l। तो जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n माइनस वन। जरा देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ नोड्स।
ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। क्लियर है, लिखिए इसे। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में देखो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का कोई प्रूफ नहीं है ना, हमें बस पढ़ना है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूं। ठीक है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड्स के। रेडियल नोड बेसिकली इट इज a spherical region around a nucleus where probability of finding electron is 0। कैसा होता है कि स्फेरिकल रीजन होता है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, n माइनस l माइनस 1। वही मैं बात करूं एंगुलर नोड की, so it is basically a angle to the nucleus where probability of finding electron is 0। एक किस पे रहता है, एंगल पे, एक पार्टिकुलर एंगल पे रहेगा, या फिर कह लो एक पार्टिकुलर प्लेन की बात कर लो। किसकी बात कर लो, एक पार्टिकुलर प्लेन की। समझ में आया, मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ये, ठीक है, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बढ़िया बात है। तो अगर एक्स वाई में मिल रहा है तो क्या पता वाई जेड में ना मिले, क्या पता वाई जेड में ना मिले, क्या पता एक्स जेड में ना मिले। समझ में आ रहा है, तो वो प्लेन उसके लिए क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। जैसे मान के चलो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो सबसे पहले तो एस का दिखाते हैं तुम्हें। देखो ये एस ऑर्बिटल है अपने पास, स्फेरिकल शेप का होता है, सबको पता है। अब इसमें किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप, क्या डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दैट्स वाई फॉर एस ऑर्बिटल ओनली रेडियल नोड इज वैलिड। ओनली क्या वैलिड होता है, रेडियल नोड। एंगुलर नोड वैलिड नहीं होता। क्यों, क्योंकि हर एक एंगल पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना भाई। तुम किस एंगल पे जाओगे बताओ, किस एंगल पे जाओगे, हर एक एंगल पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। समझ में आ रहा है, तो दैट्स वाई इसके लिए क्या होता है, फॉर एस ऑर्बिटल ओनली रेडियल नोड्स कैन बी वैलिड और कैन बी कैलकुलेटेड, जो भी बोल लो। क्लियर है। अब अगर मैं यही बात करूं पी ऑर्बिटल के लिए, तो ये मान लो पी एक्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब जरा देखो इस वाले प्लेन में तो मिल रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा प्लेन है बताना जरा, एक्स जेड प्लेन कह सकते हैं क्या इसको। अरे इसको थोड़ा ऐसे देखो आप, समझ पा रहे हो। और ये कौन सा प्लेन हो सकता है, वाई जेड। समझ में आ रहा है यार। तो यहां पे अगर मैं बात करूं नोडल प्लेन की, तो कौन सा नोडल प्लेन हो सकता है बताओ, वाई जेड। क्या वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होगा, बोलो। अरे होगा ना यार, नहीं बोल रहा यार, सोचो जरा, तो सोचना। एंगुलर नोड कौन सा होगा इसमें, जेड ही होगा भाई, वाई जेड ही होगा। अच्छा मान लो मैं अगर ऐसे ले लेता, ऐसे, तो ये वाई एक्सिस हो गया। अब मैं पूछ दूं इसका एंगुलर नोडल प्लेन बताओ, क्योंकि इसमें तो एंगुलर नोड वैलिड है ना भाई, हाँ कि ना। तो बताओ इसका एंगुलर नोडल प्लेन क्या होगा, एक्स जेड, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स जेड प्लेन क्या होगा इसका, नोडल प्लेन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर है।
हाँ भाई, कैसे सर? ये देखो, ऐसे देखो, ये वाला जो प्लेन है ये, ठीक है, इस पे तो कोई इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। प्लेन वाइज समझो, एक मान लो सीट, समझते हो ना सीट, रेक्टेंगुलर सी, वैसे मान लो, समझ रहे हो, इस वाले एक्स एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, कहां मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाई में। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है अब? ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल प्लॉट देख लेते हैं। ग्राफिकल प्लॉट ऑफ साई वर्सेस आर। पहले तो साई वर्सेस आर देखेंगे, फिर साई स्क्वायर वर्सेस आर देखेंगे। ठीक है, अब देखो, ये हो गया अपना आर और ये हो गया अपना इधर वाई एक्सिस पे साई। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग किसका? 1s का। किसका देखेंगे ग्राफ? 1s का। अच्छा, 1s के लिए कैलकुलेट कर सकते हो ना रेडियल लोड? 1s के लिए अगर मैं रेडियल लोड कैलकुलेट करने को बोलूं तो क्या आएगा? n माइनस एल माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1। s के लिए l की वैल्यू 0 माइनस कितना आएगा? पक्का बोलो, समझ में आया? यानी कि इसका कोई भी प्लेन जो होगा रेडियल नोड में, कोई भी प्लेन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होगा। फॉर किसके लिए? रेडियल नोड। तो यानी कि देखो, जो इसका ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये होता है पॉजिटिव वाला पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ सर किस बेसिस पे बनाया आपने? देखो, इस ग्राफ के बनाने के लिए इक्वेशन है जो हम लोगों ने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखा था ना, उसी इक्वेशन को सॉल्व किया गया एक्स और वाई और जेड एक्सिस के लिए रेस्पेक्टिवली। वहां से इक्वेशन आए, देन उस बेसिस पे हमारे पास ये ग्राफ आया है। वो इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई मैं वो नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैं ग्राफ बता रहा हूं डायरेक्टली, आप लोग ग्राफ को समझो। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखेंगे आर और साई का फॉर 2s। फॉर किसके लिए? 2s। तो 2s के लिए जरा रेडियल नोड की वैल्यू कैलकुलेट करना भाई, बताओ। 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आएगा? रेडियल नोड 1 आने का मतलब क्या, समझना अब इस बात को। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, रेडियल नोड, ये देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये, ठीक है, एक बार एक्स एक्सिस को कट किया, ठीक है, 1s। वैसे ही अगर मैं 2s के लिए बनाऊं, अगर मैं सेम चीज 2s के लिए बनाऊं, रेडियल नोड कितना हो जाएगा इसके लिए बताना? सॉरी 3s के लिए, 2s तो बन गया। 3s के लिए क्या हो जाएगा? रेडियल नोड 2 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना। तो साई और आर का जो ग्राफ होगा इसका कैसा आएगा देखो, ऐसे जाएगा, कुछ ज्यादा ही इस तरीके से। तो जरा देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार। वही मैं अगर 4s को बनाऊंगा तो ऐसे ऐसे 3 बार करके जाएगा, 3 बार टच करते हुए जाएगा। क्लियर है? तो साई और आर का ग्राफ समझ में आ गया ना, किसे कहते हैं और क्या कहते हैं? जल्दी से नोट करिए, फिर मैं साई स्क्वायर का बताता हूं। हाँ, तो यहां पे 3s का ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। 3s के लिए रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो इसका जो ग्राफ आएगा साई वर्सेस आर का, वो कुछ इस तरीके से आएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है,
पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सेम 1s 2s और 3s का। अगर मैं यही 4s का बनाता तो एक बार और ये नीचे आ जाता, समझ में आ रहा है। फिर 5s का तो फिर नीचे से फिर एक बार ऊपर चला जाता, समझ में आ रहा है। अब हम लोग जो ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे r और साई स्क्वायर का, मॉड साई स्क्वायर का। अब जरा देखो, सिंपल समझो इसका ग्राफ। साई के वैल्यू में ग्राफ नीचे जा रहा था, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, हाँ कि ना। यहां पे भी अगर ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव, समझ में आ रहा है। तो मैंने साई स्क्वायर कर दिया, यानी कि ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो सब कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। जो नीचे वाला पार्ट है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, सारे का सारा ऊपर। तो पहला तो 1s के लिए तो यही बनेगा, क्योंकि ये तो पहले से पॉजिटिव है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यही अगर मैं बनाऊं 2s के लिए, साई स्क्वायर और r का, तो देखो जरा, बनेगा, अरे हाँ कि ना। यही अगर मैं बनाऊं 3s के लिए, तो क्या बनेगा, बनेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बस नीचे वाला पार्ट कहां जा रहा है, ऊपर। 4s आएगा तो फिर एक बार और जाके ऊपर से ऊपर कट करेगा, क्लियर है, पक्का। चलो लिख लो इसको। करो तो पहले इतना, हाँ भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो एक बार ढंग से। कह रहे थे वेव फंक्शन साई ऑफ 2s इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, साई 2s इक्वल्स टू दिस एट r इक्वल्स टू r नॉट, रेडियल नोड इज फॉर्म, दस r नॉट इन टर्म्स ऑफ a नॉट इज। r नॉट की वैल्यू पूछा है a नॉट के टर्म्स में, ऑप्शंस भी देख सकते हो आप, उसी तरीके से दिया हुआ है कि r नॉट इक्वल्स टू a नॉट, r नॉट इक्वल्स टू 4a नॉट और r नॉट इक्वल्स टू 2a नॉट। अब देखो यहां पे आपको चमकना क्या चाहिए कि जैसे यहां पे क्या दिया है कि 2s की जो वैल्यू है, कह रहे थे वेव फंक्शन ऑफ 2s, तो वेव फंक्शन 2s का दिया हुआ है इसके टर्म्स में, लेकिन हमें पता है कि साई स्क्वायर, साई मॉड का साई स्क्वायर क्या होता है इसके लिए, 0। 2s के लिए देखो पीछे, 2s के लिए यही तो होता है साई स्क्वायर, हाँ कि ना, यही तो होता है साई स्क्वायर। तो 2s के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। आजा भाई, हाँ, साई स्क्वायर की वैल्यू हमें 0 पुट करनी। अब देखो ये तो है साई, साई स्क्वायर 0 कब होगा, जरा इस इक्वेशन को ढंग से देखो। ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये तो कांस्टेंट से है पूरा, अरे हाँ कि ना। ये वाला पार्ट भी क्या है, कांस्टेंट ही है। बचा क्या, सिर्फ ये, यानी कि 2 माइनस आर टू दी पावर, सॉरी आर बाई ए नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0। तो यहां से देख लो कितना आ गया, 2 इक्वल्स टू आर अपॉन ए नॉट, तो आर इक्वल्स टू 2a नॉट आ रहा है कहीं पे, कितना आसानी से बन गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं पीछे वाले में। कह रहा था नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4p ऑर्बिटल। 4p में रेडियल नोड कैलकुलेट करो भाई, क्या होता है n माइनस एल माइनस 1, तो 4 माइनस p के लिए क्या होगा 1 माइनस 1, तो कितना आ गया 2। तो ये दोनों ऑप्शन गए, फिर क्या बचा है टोटल नंबर ऑफ नोड्स। इसके लिए आप एंगुलर नोड भी निकाल लो, एंगुलर नोड क्या होता है सिर्फ और सिर्फ l, जो कि किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। और वही अगर मैं बात करूं टोटल नोड्स, तो टोटल नोड्स क्या होता है n माइनस 1, अरे हाँ कि ना। अच्छा तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे,
या फिर तुम इन दोनों को जोड़ के निकाल दो। ठीक है, टोटल नोड्स का फॉर्मूला पूछा है ना। अच्छा, फॉर्मूला टोटल नोड निकाल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए बोला है। चलो ठीक है, फिर तो निकाल लो। कितना हो गया? तो 2 और 3, ए ऑप्शन। ठीक है, मुझे लगा कि बोल रखा है कि कैलकुलेट करो आप, मेरे को डायरेक्ट ही निकल जाएगा भाई। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अब हमारा चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ला के करेंगे, है ना। वो कितने भी हो सकते हैं, 50, 60, 70, जितना भी होगा, 100, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं करूंगा। और साथ साथ करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होंगे, उसमें पीवाईक्यूज भी मिक्स्ड होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी उसमें होंगे, है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करे। ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे अभी 1 से 2 दिनों के अंदर, उसको भी हम लोग करेंगे, हो सकता है कल ही करें। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू वेरी मच।